बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब अब हम अपना लेक्चर न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोस्केलेटन और एंड पे राइबोसोम्स, ये 3 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये आपके पास बुक में जो टोटल डाटा है न्यूक्लियस का वो ये है, यहाँ पे कंपाइल्ड है और साथ पिक्चर है जो कि यहाँ पे मैंने शो की है। आपको पहले हम पिक्चर और बुक बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नोट से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपकी बुक कहती क्या है, क्योंकि पैराग्राफ की फॉर्म में आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आती है न्यूक्लियस की डेफिनेशन कि न्यूक्लियस होता क्या है। बेसिकली जो आपने चीज़ जहन में रखनी है ना, वो यही है कि जिस तरह एक फैक्ट्री में एक सेंट्रल मैनेजमेंट होती है जो कि डिसाइड करती है किसने क्या काम करना है, कैसे क्या काम परफॉर्म हो रहा है, उसी तरह से अगर हम घर में देखें तो हर घर में, किसी घर में फादर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, किसी में मदर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, किसी में दोनों मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके डिसाइड करते हैं चीज़ें। तो वो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ना, सेल की सूरत में वो न्यूक्लियस है। अब अगर आप अपनी बुक देखें तो वो सबसे पहली बात कर रहा है ऑल यूकेरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मतलब जाहिर, सही से दिखाई देने वाला, नुमाया होने वाला। यूकेरियोटिक सेल में का हमने पहले ही कहा था, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है वर्ड का न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का मतलब है ओल्ड या नॉट ट्रू न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में एक्चुअल प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है, इस वजह से इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, ये आपका ब्लू बॉक्स है जो राइट साइड पे है बुक पे बना हुआ। द न्यूक्लियस सर्व्स एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जहाँ से कमांड जाती है, डिसीजन जाते हैं कि किसने क्या काम करना है, सबके काम मामलात को कंट्रोल जो एक चैनल, एक बॉडी कर रही है, एक सेंटर कर रहा है, वो न्यूक्लियस है। इट ओवरसीज मतलब देखना द सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखता है बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन का निज़ाम सारा जो खुद बराह रास्त जो काम देखता है ना, वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन है। और इसके अलावा सेल की तमाम एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखता है न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस। अगर आप एक एनिमल सेल लेंगे ना तो आपको बिल्कुल सेंटर में प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस दिखेगा। लेकिन अगर हम एक मेच्योर प्लांट सेल की बात करें, डेवलपिंग नहीं, मेच्योर, जो कि बड़ा एक अपनी असली हालत में एक बड़ा प्लांट मौजूद है, उसका अगर हम सेल देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे करके होगा, क्योंकि जो सेंटर की जगह होगी सेल की वो वैक्यूल ने ले ली होगी, जो कि एक और ऑर्गेनेली का नाम है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। अभी आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि न्यूक्लियस मेच्योर प्लांट सेल में एक साइड पे धकेला जाता है क्योंकि सेंटर में वैक्यूल होता है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल है राइट साइड पे, वहाँ पे सेंटर में करके ये सर्कल सा बॉल शेप का पड़ा है, ये न्यूक्लियस है। जबकि प्लांट सेल में सेंटर में ब्लू शेप का वैक्यूल पड़ा है और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड पे करके धकेला गया है। ये इनकी लोकेशन होती है एक मेच्योर प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का, एक एक जो पॉइंट है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का वो पढ़ेंगे और उसके बाद उसको डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले आपकी बुक कहती है न्यूक्लियस जो है इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, एक ऊपर और एक नीचे, करीब करीब 2 मेम्ब्रेन्स का कवरिंग है न्यूक्लियर, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप की तरह, जिस तरह हम एक एनवलप लेते हैं और उसके अंदर चीज़ें डालते हैं ना, उसी तरह से एक कवरिंग है और इसके अंदर न्यूक्लियस का सारा मटेरियल मौजूद है। अब ये जो ग्रीन सर्कल है जिसमें थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ी हुई है नीचे, ये सारा है न्यूक्लियर एनवलप। और आप इसको ध्यान से देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, 2 लाइंस लगाई हुई हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अब जो ये स्पेस थोड़ी थोड़ी छोड़ी हुई है दरमियान में न्यूक्लियर एनवलप के, वो है न्यूक्लियर पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, इट इज़ सेमी परमिएबल एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये सेमी परमिएबल है, मतलब ये कि इसमें बेशक ये बारीक बारीक मोरियाँ सुराख हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर आ जाए कुछ भी बाहर चला जाए। ये सेमी परमिएबल है।
ये सिलेक्टिवली जिस चीज़ को निकालने की ज़रूरत होती है उसी को निकालता है, और जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती है उसी को अंदर आने की इजाज़त होती है, वही अंदर आ सकता है। ये सेमी परमिएबल है। इसके ये पोर्स हर चीज़ के लिए ओपन नहीं है, सिलेक्टिव ज़रूरत की चीज़ों के लिए ये ओपन है। इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसमें काफ़ी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जैसा कि आप ये स्मॉल ब्लैंक स्पेसेस देख सकते हैं ये ग्रीन सर्कल में, जिसको न्यूक्लियर पोर का लेबलिंग की हुई है। नेक्स्ट आप सेकंड पिक्चर देखें अगर, तो सेंटर में जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप है उसके सेंटर में सारी फिलिंग हुई हुई है ग्रे कलर की। ये जो सारी फिलिंग है, जो सारा मैटर भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के फ्लूइड को कहा था हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जितना फ्लूइड भरा हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर, द इनर जेली लाइक मटीरियल, ये आपकी बुक की लाइन है, द इनर जेली लाइक मटीरियल, इसकी कंसिस्टेंसी जेली लाइक होती है। जेली लाइक है इसी वजह से ये मोरियों से बाहर नहीं आ जाता खुद ब खुद। जेली लाइक है, थोड़ा सा स्टेबल है ये मटेरियल, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आपकी बुक कहती है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। अब जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो जेली लाइक फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर उसने कहा है छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज़ हैं, या एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। ये बॉल शेप्ड होती हैं, सर्कल शेप्ड की, और ये एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो न्यूक्लियोलाई, और अगर एक होगी तो न्यूक्लियोलस। ये आपकी पिछली डायग्राम के अंदर अब एक और चीज़ ऐड हो गई है। सेंटर में येलो कलर की एक बॉल सी है जिसको हमने लेबल किया है न्यूक्लियोलस। अब चार चीज़ें हम देख चुके हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके बाद हमने देखा है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट आप देखें अब ये न्यूक्लियोलस या प्लूरल न्यूक्लियोलाई का काम क्या है। यहाँ आके राइबोसोम से असेंबल होते हैं, यहाँ आके इकट्ठे होते हैं राइबोसोम सारे इन न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई में ये तमाम राइबोसोम्स, अभी हमारा थर्ड टॉपिक राइबोसोम्स का ही है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये सारे न्यूक्लियोलाई के अंदर इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक बताती है इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो आपका फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल मौजूद होता है। धागे की तरह का, बारीक धागे की तरह का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ओके। जो फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल है वो है क्रोमाटिन। इट इज़ कम्पोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब ये क्रोमाटिन बना किस चीज़ का है? ये डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। डीएनए जिसमें हमारा मैसेज मौजूद होता है कि आगे से आगे नस्ल में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पास होनी है, कौन से मैसेजेस पास होने हैं, वो होता है हमारा डीएनए, और उस साथ आपके मिलती है प्रोटीन। ये दोनों हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। अब आप अपनी डायग्राम अगर देखें तो पिछली डायग्राम के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये ऑरेंज कलर के ढेर सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने कहा है कि हम इनको क्रोमेटिन कहते हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, इट्स क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स। अब जब सेल हमारा डिवाइड होना शुरू होता है, हर चीज़, हर लिविंग बीइंग डिवाइड होती है, तो जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो जाहिर है सेल भी डिवाइड करेगा। अब वो कहता है कि जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो जाहिर है सेल के अंदर मैसेज पिछले सेल का जाएगा अगले सेल में, तो अगला सेल अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा ना। अब जो मैसेज जाएगा वो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बेतरतीबा सा पड़ा है, बिल्कुल जैसे क्रोमेटिन बेतरतीबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आपस में जैसे धागे की डोरी आप खोल नहीं देते और बेतरतीबी सी पड़ी होती है, वैसे पड़ा है। अब जब सेल ने डिवाइड होना है, आपने अगले सेल तक ये मैसेजेस भेजने हैं इस सेल के, तो जाहिर है एक किसी तरतीब से भेजेंगे ना। जैसे आप इमेजिन करें कि आपने धागे की जो आपके पास डोरी है वो आपने किसको देनी है, जाहिर है आप उस धागे को लेंगे, उसको सीधा करेंगे, उसको वापस उसकी रील में
लपेटेंगे, फिर आगे किसी फ्रेंड को, किसी अपनी अम्मी को या किसी फ्रेंड को या किसी को देंगे। तो इसी तरह से जब सेल ने भी अपना मैसेज अपने आप से दूसरे तक देना है, तो वो जो क्रोमेटिन है, वो जो बेतरतीबा हमारे पास मैसेज पड़ा है, वो एक तरतीब में आएगा। और जो क्रोमेटिन तरतीब में आता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब आपकी बुक कहती है व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग इट्स क्रोमेटिन कंडेंसेस। कंडेंस का मतलब होना है, आपका मतलब होता है थिक हो जाना, मतलब ये कि जैसे खुला पड़ा है वो आपस में जुड़ गए हैं, थिक हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं। एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स, और वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जो कि थिक कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंस होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक होते हैं। आप देखें कि इस क्रोमेटिन में दूर दूर धागे हैं, ऑरेंज के बीच में आपको काफ़ी सारी ब्लैंक लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन क्रोमेटिन थिक है, आपस में जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसके अंदर आपको कहीं स्पेस ही नज़र आ रही, क्योंकि क्रोमेटिन थिक होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, और इसी को ये क्रॉस लेग स्ट्रक्चर होता है और इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम इसी क्रॉस लेग स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट सेल है उसके पास जाता है। जब सेल प्रॉपर बन जाता है तो फिर वो मैसेज सारा खुल जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है। फिर जब दोबारा उस सेल ने आगे किसी सेल को मैसेज भेजना होगा, फिर वो क्रोमोसोम बना के क्रॉस की शेप में वापस आके फिर नेक्स्ट सेल में अपना मैसेज भेजेगा। अच्छा, अब न्यूक्लियस इन इटसेल्फ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं न्यूक्लियस का। अब फंक्शन स्टार्ट होता है कि डीएनए के अंदर ये क्रोमोसोम का फंक्शन डिस्कस किया है आपकी बुक ने 2 लाइन्स में। डीएनए कंटेन्स जीन्स। अब डीएनए में जो मैसेज होता है ना, वो होता है जीन्स, उसको हम कहते हैं जीन्स। डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है और उस बायोमोलिक्यूल के अंदर जो मैसेज है वो है जीन, विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब वो जो जीन है ना, जो मैसेज है डीएनए के अंदर, एक बायोमोलिक्यूल के अंदर जो कोड्स मैसेजेस मौजूद हैं, उनको हमने कहा है कि वो जीन है, और वो बताते हैं कि सेल के क्या काम है, क्या उसको साइन हुए हैं फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कौन से फंक्शन सेल ने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, डीएनए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब एक तो डीएनए बताता है कि सेल ने खुद काम क्या करना है, और दूसरा डीएनए ये बताता है कि कौन कौन सी खसूसियात अगली नस्ल में भेजनी है। अब अगर हम सेलुलर लेवल पे डीएनए का काम देखें ना, तो वो यही है कि वो बताएगा डीएनए कि जो सेल है वो क्या काम करेगा। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे डीएनए का फंक्शन देखें, तो वो ये है कि डीएनए बताएगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट होंगी, मतलब भेजी जाएंगी। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ हेरिडिटरी मटीरियल। यही वजह है कि डीएनए को हम कहते हैं कि ये एक हेरिडिटरी मटीरियल है, मतलब नस्ल दर नस्ल जाने वाला एक मटीरियल है, नस्लों में ट्रांसफ़र होने वाला मटीरियल है। आपकी बुक ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूक्लियस की डायग्राम दी है। पहले आप ये डायग्राम एक दफ़ा देख लें, ये अगर आपको समझ लग जाएगी तो बुक की डायग्राम आपको बड़ी आसानी से समझ लग जाएगी। ये जो डायग्राम मैंने खुद भी पेंसिल से बनाई थी, ये उसी तरह की है। अब न्यूक्लियस के बाहर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, और जस्ट जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म होता है ना, वहाँ से न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाता है। अब न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट जो कवरिंग है डबल मेम्ब्रेन, वो है न्यूक्लियर एनवलप, उसमें जो मोरियाँ हैं वो है न्यूक्लियर पोर्स, और अंदर जो सारा फ्लूइड है जेली लाइक मटेरियल, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें हो गई। अब जो हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए और प्रोटीन है, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल और साथ प्रोटीन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। और सेंटर में न्यूक्लियस के होता है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। एक से ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई, एक होगा तो न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइबोसोम्स आके असेंबल होते हैं। ये सारा यही चीज़ें हैं, 5-6 लाइन जो हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस की हैं, और यही हमने इस पिक्चर को डिस्कस करते हुए रिपीट की हैं। आपकी बुक ने डायग्राम के बाद 2 लाइंस में एक बात की है, जो कि बज़ाहिर 2 लाइनों की है, लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी लिविंग बीइंग है, उन्होंने भी डिवाइड होना है, उन्होंने भी मैसेज एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक भेजना है, तो जाहिर है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है,
तो डीएनए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास होगा ही होगा। न्यूक्लियस अगर नहीं भी है तो डीएनए किसी हालत में प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होना चाहिए। साइंस हमें ये कहती है। अब आपकी बुक क्या कहती है? बुक कहती है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है, लेकिन उनका जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डीएनए का बना हुआ है और वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैर रहा होता है। मतलब ये कि हमने देखा है कि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमोसोम, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है, एक तो वो सिर्फ डीएनए का बना होता है, दूसरा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वो किसी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं मौजूद होता। वो खुले खुले आम घूम रहा होता है, बगैर किसी कवरिंग के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव है। अगर वो आपको यूकेरियोटिक सेल के क्रोमोसोम का पूछेगा तो वो डीएनए और प्रोटीन का बना होगा, और और अगर वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का पूछेगा तो उसका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। ये आप यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये इसमें मौजूद नहीं है प्रोकैरियोट में। छोटी छोटी कुछ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, राइबोसोम मौजूद है। और इसके अंदर जो हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही घूम रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये कंपैरेटिव पिक्चर है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए। यूकेरियोटिक सेल में पूरा वो स्ट्रक्चर के अंदर ऑरेंज थ्रेड लाइक मटेरियल नहीं घूम रहा होता, बल्कि प्रोकैरियोट में खुलेआम घूम रहा होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वही स्ट्रक्चर जो हमने ऑरेंज सा यूकेरियोटिक सेल में देखा था। यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर था, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब हम एक दफ़ा बुक से भी रीड कर लेते हैं, क्विक रीड देंगे हम वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के मतलब बात हुई है, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फिर आप ब्लू बॉक्स की तरफ आ जाएं कि न्यूक्लियस सर्व्स एज सेल्स कंट्रोल सेंटर, जहाँ से सारा कमांड जाता है। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज़ देखता है और बराह रास्त प्रोडक्शन और प्रोटीन को देखता है। देन आप उसकी लोकेशन की हेडिंग देंगे। यहाँ पे आपकी लोकेशन के मतलब वो कहता है कि इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर, जबकि इन मेच्योर प्लांट सेल इट इज़ पुश टू द साइड ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एक ऑर्गेनेली का नाम है। अब यहाँ से आगे आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर में फिर आपने वही चीज़ें देखनी है जो हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है। इसलिए सेमी परमिएबल होता है। इसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर पोर्स हैं। अंदर जो भरा हुआ है जेली लाइक मटेरियल वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। देन वन और मोर स्मॉल बॉडीज़ हैं न्यूक्लियोलाई। अगर एक बॉडी होगी तो वो न्यूक्लियोलस कहलाएगी। यहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो ये क्रोमेटिन कंडेंस कर जाता है और कंडेंस होके क्रोमेटिन क्रोमोसोम बना देता है। जो हमारे अंदर डीएनए है उसमें जो मैसेजेस हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, ये सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती हैं और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी वजह से इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। लास्ट लाइन आपके पास है, जो कि आपके पास बुक में डायग्राम के नीचे लिखी होगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें आपकी बुक से, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप बनाई है आपके स्ट्रक्चर ने। बॉल की जो आउटर कवरिंग है, इसके अंदर जो छोटी छोटी मोरियाँ हैं वो न्यूक्लियर पोर्स हैं। देन सेंटर में जो डार्क ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर लाइट ऑरेंज ब्राउन सा स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उसने क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, लेकिन साथ मेंशन किया है कि कंडेंस होके क्रोमेटिन क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि एक क्रॉस शेप बॉडी होती है और थिक होती है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम साइटोस्केलेटन डिस्कस करेंगे। आपकी बुक ने सबसे पहले साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन दी है।
कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। ट्यूब्स आप समझ लें स्ट्रॉस की शेप की होती हैं और फिलामेंट समझ लें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप समझ लेंगे स्ट्रॉस की शेप के और धागे की शेप के ये जो साइटोस्केलेटन है, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे भरे हुए हैं, ट्यूब्स और फिलामेंट्स। और इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 इकसाम हैं, 3 हिस्सों में बटा हुआ है साइटोस्केलेटन। इसकी 3 इकसाम हैं, 3 हिस्से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं। पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक जाल बिछा हुआ है इन ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का। पूरा जाल साइटोस्केलेटन के अंदर बिछा हुआ है। और आप इसके नाम से अंदाज़ा लगाएं, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है सारा, उसने हमें, हमारी हड्डियों ने हमें सपोर्ट दिया हुआ है, उसी के ज़रिए हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। इसी तरह से सेल का जो स्केलेटन है उसको हम कहेंगे साइटोस्केलेटन। इस नेटवर्क ने इन तीनों पार्ट्स ने, इन्होंने ही मिलकर सेल को एक सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से सेल की मूवमेंट कायम रहती है और सेल अपने असली हालत में, अपने एक्चुअल कंडीशन में मौजूद रहता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा एक ढांचा मौजूद है जो सेल को उसकी अपनी शक्ल देता है। जैसे हर लिविंग जानवरों के अंदर स्केलेटन है उनकी ज़रूरत के हिसाब की शेप का, इंसानों के अंदर हमारी ज़रूरत के हिसाब का स्केलेटन है, उसी तरह सेल के अंदर उनके हिसाब का स्केलेटन है। स्ट्रॉज और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब इसकी तीनों किस्में हम डिस्कस करेंगे। हम इसको टेबल पे कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर पॉइंट इजीली समझ आ सके। इनका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और देन इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने नाम उसी तरतीब में लिखे हैं जिस तरतीब में आपकी बुक में है। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर माइक्रोफिलामेंट्स, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब आप स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो ट्यूब्स हैं। माइक्रो स्मॉल और ट्यूब्स मतलब स्ट्रॉज को आप समझ सकते हैं कि हॉलो स्ट्रॉज, खाली स्ट्रॉ, हॉलो स्ट्रॉ को ही हॉलो ट्यूब कहेंगे। छोटे छोटे ना स्ट्रॉज के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्स। देन माइक्रो फिलामेंट्स क्या हैं? स्मॉल फिलामेंट्स को माइक्रो फिलामेंट्स कहा है। ये वो कहता है कि माइक्रो ट्यूब्यूल से ज़्यादा फाइनर होते हैं, ज़्यादा बारीक होते हैं। ये स्ट्रॉज की तरह नहीं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली आपको इसकी शेप समझाने को बता रही हूँ कि ये थ्रेड की तरह होते हैं। दीज आर फाइनर मतलब बारीक होते हैं देन माइक्रो ट्यूब्यूल्स। लास्ट पे हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये रॉड्स की तरह होते हैं, जैसे आप समझ लें पेंसिल की तरह होते हैं। बारीक एक पेंसिल आप ले लें, या पेंसिल का सिक्का अगर आपने पेंसिल के अंदर देखा होगा, क्योंकि ये धागे से मोटे होते हैं और स्ट्रॉ से पतले होते हैं। ये दरमियान में इनकी शेप होती है। माइक्रोट्यूब्यूल से ये छोटे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं। तो आप पेंसिल का बारीक सिक्का समझ लें, वो रॉड शेप का होता है। ये भी रॉड्स की तरह होते हैं। अब आपको इनका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आपने यही ध्यान में रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रॉ की तरह होते हैं, इस वजह से हॉलो ट्यूब्स हैं। माइक्रोफिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से ये फिलामेंट्स हैं जो कि फाइनर होते हैं देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपके पास रॉड शेप के होते हैं, पेंसिल के सिक्के की तरह। अब नेक्स्ट हम इनकी कंपोजिशन देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बने हैं, जिनमें से एक्टिन एक बेसिक प्रोटीन है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की किस्में हैं और माइक्रोफिलामेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की जो किस्म है एक्टिन, वो ज़्यादा मौजूद होती है इसमें। यही वो प्रोटीन है जो कि हमारी मसल्स में भी मौजूद होती है। आपको पता है हमारे मसल्स हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो यही वो प्रोटीन है जो मसल्स में भी मौजूद होती है। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये ज़्यादातर केराटिन के बने हुए हैं और वाइमेंटिन के बने हुए हैं। केराटिन हमारे पास हमारे बालों में होती है, नाखूनों में होती है। ये एक प्रोटीन की किस्म, ये थोड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है। ये स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आती है, ढांचे मेन मतलब ढांचा खड़ा करने के काम आती है।
जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है जैसे कि एक्टिन, वो फिर भी थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती है, लेकिन जो हमारे पास केराटिन, बायोमेंटिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की किस्में हैं, ये अपनी असली हालत में ही रहती हैं। रॉड शेप रॉड्स की तरह ये वैसे ही रहेंगी जैसे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती। ये आपने जहन में रखना है। इनकी कंपोजिशन आप दोबारा देख लें। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बने हैं, मेनली एक्टिन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली केराटिन और वायमेंटिन के बने हैं। अब आप इनके फंक्शंस की तरफ आएँ। ये काम क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर? जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको उनकी जगह पे कायम रखते हैं। जो हमारे सेल की शेप है उसको मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा सेल ऐसा नहीं पानी की तरह ना हो कि जिस किस्म के ग्लास में डाला वही शेप इख्तियार कर ली। सेल की अपनी जो शेप है उसको कायम करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प देते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन है सेल का। देन थर्ड पॉइंट आपके पास है, ये एक्ट करते हैं एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलिज। ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनेलिज को, क्योंकि ये पूरे सेल के अंदर पूरा इनका जाल बिछा हुआ है। ऑल्सो मेक द माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये आगे आपका टॉपिक आएगा सेल साइकिल का, माइटोसिस मायोसिस हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये पॉइंट आप बेहतर तरीके से, हम आपको ये पॉइंट दोबारा एक दफ़ा डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये ध्यान में रखना है कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर बनता है माइटोटिक स्पिंडल, उसको बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। माइटोटिक स्पिंडल, सीलियर फ्लैजिला, ये दो इकसाम है शेप सेल इख्तियार करता है डिवाइड होते लगे। ये दोनों बनाने में, सीलियर और फ्लैजिला बनाने में हमारा माइक्रोट्यूब्यूल हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आप माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस की तरफ अगर देखें, जैसा कि हमने बताया ये मसल सेल्स में भी ये प्रोटीन होती है, इसी वजह से ये मूवमेंट वाला काम कराते हैं। हमारी मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, तो इसी तरह से जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो भी सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, अब सेल कैसे मूव करता है उसकी एग्जाम्पल आपके पास है, क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है जिस्म पे कहीं पे भी कोई चोट लगती है, वाइट ब्लड सेल्स अपनी जगह से उस जगह पे मूव करते हैं। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स में ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ने मूव करके सारे जिस्म से घूम के चोट वाली जगह पे पहुंचना होता है जल्द अज जल्द। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो उन सेल्स में मौजूद ज़्यादा होते हैं जो कि मसल सेल्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं, जो कि एक किस्म की मूवमेंट है सेल्स की। तो ये दो आपके पास बेसिक एग्जाम है माइक्रोफिलामेंट्स की, जो कि सेल मूवमेंट की जिम्मेदारी है इनकी। एंड पे आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दे एंकर न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन देयर सेल्स। अब इनका बेसिक काम है, इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ओवरलैपिंग काम है कि ये होल्ड करते हैं ऑर्गेनेलिस को, लेकिन न्यूक्लियस को होल्ड करने का उसकी जगह पे मेन जिम्मेदारी इंटरमीडिएट फिलामेंट की है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंकर मतलब एक जगह पे कायम रखना, एंकर करना, रोके रखना। दे एंकर न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल। नेक्स्ट उनका फंक्शन है, दे ऑल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शंस। मतलब दो काफ़ी सारे सेल्स आपस में साथ साथ मौजूद हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही सेल टू सेल रास्ता पूरा बनाएंगे, चैनल्स बनाएंगे जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। हमने देखा था कि प्लांट सेल में तो प्लाज्मोडेस्माटा था, प्रॉपर चैनल्स थे जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते थे, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल है नहीं, इसका मतलब है प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। लेकिन एनिमल सेल्स ने भी आपस में किसी ना किसी तरह तो कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन का रास्ता जो सेल टू सेल जंक्शन होता है, जो सेल्स के आपस में मिले होते हैं, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट उनको जोड़ता है आपस में। अब बुक की डायग्राम डिस्कस करने से पहले हम ये दो बेसिक डायग्राम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक की डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिंपल से कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपकी बुक ने माइक्रोट्यूब्यूल्स का बताया था, ये ज़रा सेंटर में क्रीप करके होती हैं, ऑर्गेनेलिस को आपस में बांधे रखती हैं और सेल को उसकी शेप देती हैं। देन थोड़ा सा बाहर करके होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बेसिकली काफ़ी ऑर्गेनेलिस को भी, कुछ ऑर्गेनेलिस को और बेसिकली न्यूक्लियस को आपस में अपनी जगह पे कायम रखते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये सेल टू सेल चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। देन सबसे
जो बाहर की सरफेस पे वो है माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्योंकि सेल की मूवमेंट को, सेल के आने जाने को, मूवमेंट को की जिम्मेदारी होती है माइक्रोफिलामेंट्स की, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ होते हैं ताकि इस सेल को मूव करने में सारे ढांचे सेल की मूवमेंट में हेल्प कर सकें। अब ये पिछली डायग्राम से निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी डायग्राम आपको दिखाई गई है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखें कि किस तरह के होते हैं। ये पाइप्स की तरह के होते हैं। इंटरमीडिएट फिलाम, ये जो पाइप्स के स्ट्रॉज की तरह होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ये ऐसे ही हैं जैसे सिक्के पेंसिल के आपस में जोड़े हों। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे हैं। देन एंड पे आपके पास माइक्रो फिलामेंट्स जो हैं वो बिल्कुल धागे की तरह हैं, धागे की डोरी जैसे आपस में गोल गोल घुमाई हों दो डोरियां, वैसे माइक्रो फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखें कि साइटोस्केलेटल सेल में मौजूद है और माइक्रो फिलामेंट्स मौजूद हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल को ऊपर से नीचे तक कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ऊपर से भी सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं, नीचे से भी सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसकी वजह ये है कि ये सेल टू सेल जंक्शंस देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। इस वजह से इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, जो कि येलो पेपर लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर और नीचे। अब लास्ट पे आपकी बुक की डायग्राम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक ने भी ऐसे ही दिखाए हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से टच कर रहे हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्ट्रॉस की तरह सेंटर में पड़े हैं और माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक साइड पे पड़ी हैं क्योंकि वो आउटर सरफेस के पास पड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने सेल की मूवमेंट करवानी है। माइक्रोट्यूब्यूल सारे सेल में मौजूद हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से टच कर रहे हैं। ये आपने इनका स्ट्रक्चर अपने जहन में रखना है। यहीं से अब हम अपने लास्ट टॉपिक राइबोसोम की तरफ आते हैं। राइबोसोम आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है 2 नंबर की, 3 नंबर की शॉर्ट में। आपसे कोई एमसीक्यू पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइटोस्केलेटन से भी वो आपसे किसी एक साइटोस्केलेटन की किस्म की डिटेल मांग सकता है, उनके नाम पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से न्यूक्लियस जितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों नहीं है, ना राइबोसोम ना साइटोस्केलेटन। राइबोसोम्स की बात करते हुए आपकी बुक सबसे पहले तो बताती है राइबोसोम्स हैं क्या। ये टाइनी मतलब स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दानेदार से स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ दालें होती हैं, लेट्स से चने की दाल है, वो ग्रैनुलर होती है। राइबोसोम्स भी टाइनी स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब अगर आप याद करें, जब हमने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था तब हमने कहा था कि न्यूक्लियोलाई के अंदर, जो सेंटर में न्यूक्लियस के बॉल थी न्यूक्लियोलाई, उसके अंदर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। एक हमने ये बात की थी। दूसरा हमने ब्लू बॉक्स में ये बात पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर एक्टिविटी का काम देखती है और बराह रास्त प्रोटीन सिंथेसिस का काम देखती है। वो बराह रास्त प्रोटीन सिंथेसिस का काम कैसे देखती है? क्योंकि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलाई के अंदर न्यूक्लियस के सेंटर में जाकर उसके बॉल के अंदर बैठकर, जो न्यूक्लियोलाई है, जो सेंटर बॉडी है बॉल शेप की, उसके अंदर सारे राइबोसोम सारे असेंबल होकर वहाँ पे बैठ के प्रोटीन बनाते हैं। यही वजह है कि हमने न्यूक्लियस के बारे में बात करते हुए कहा था कि न्यूक्लियस सेलुलर एक्टिविटीज़ देखती है और उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस बराह रास्त देखती है। ये बात हमने तब की थी। और हमने ये भी कहा था कि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलाई के अंदर इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं। इसकी यही वजह है कि वहाँ असेंबल होने की कि वो वहाँ बैठ के प्रोटीन्स बनाते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। अब इनकी लोकेशन क्या होती है? राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच्ड टू सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स ग्रैनुलर हैं, टाइनी हैं, स्मॉल हैं, दानेदार से हैं। ये काफ़ी सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर तैर भी रहे होते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसके साथ अटैच्ड होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखें, राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं या आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। अब कंपोजिशन की बात की जाए, राइबोसोम्स की कंपोजिशन में हम देखते हैं कि ये कंपोज होते हैं एक तो प्रोटीन्स के,
दूसरे राइबोसोमल आरएनए के आरएनए की इकसाम हैं 3, उनमें से एक राइबोसोमल आरएनए है जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। अब जब हमने बात की थी पीछे अपने न्यूक्लियस उसके क्रोमेटिन की, तो हमने कहा था प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमेटिन की बात की थी, क्रोमोसोम की, तो हमने कहा था ये सिर्फ डीएनए का बना हुआ है। अब यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि क्रोमेटिन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है, जबकि राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए का बना हुआ है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है और न्यूक्लियस की कंपोजिशन, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की कंपोजिशन क्या है। इसकी कंपोजिशन में एक तो ये प्रोटीन और आरआरएनए का बना हुआ है, दूसरा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। क्योंकि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कोई प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इस वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर आरएन ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं, तो फ़र्क क्या है? इनके साइज़ का फ़र्क है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स थोड़े बड़े होते हैं प्रोकैरियोट्स से। और अब इनके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स हैं। एक बड़े स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो 2 सब यूनिट्स पे मुश्तमिल है, जिनमें से द 2 सब यूनिट्स ऑफ अ राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, जब ये दोनों मिलकर दोनों सब यूनिट्स एक राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं सेल में, तब वो यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में दोनों सब यूनिट्स जुड़ जाते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जब वो प्रोटीन बना के फारिग हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस उनका कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम इनके ये दो जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में से सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। आपकी बुक की डायग्राम भी बहुत सिंपल है, और लेकिन यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ऐड की है ताकि आप देख सकें कि सेपरेटेड कैसे होते हैं ये दो, एक छोटा और एक बड़ा हाथ। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि एक छोटा हाथ है और एक बड़ा हाथ है। ऊपर वाला लार्जेस्ट सब यूनिट बड़ा हाथ लग रहा है और छोटा सब यूनिट जो है स्मॉल सब यूनिट वो छोटा हाथ लग रहा है। आप इसको ध्यान से देखें, आपको लगेगा हाथ को ही आप साइड से देख रहे हैं। तो जब ये राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रही होती तो ये सेपरेट होती है, जैसे कि पहली पिक्चर में है। लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों हाथ आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के आपस में मिलके फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स ऑर्गेनेलिस के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।